अध्याय 14 सुनेली का कुआं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव था नरसी की ढानी। ये तो मालूम नहीं कि वहाँ कभी नरसी मेहता रहते थे या उनकी बहन रहती थी, पर गांव का नाम नरसी की ढानी ही था। हो सकता है उसे किसी नरसिंह ने बसाया हो। भृगु कच्छ का नाम बिगड़ते बिगड़ते भरौंच हो सकता है, तो नरसिंह का नरसी हो जाए तो क्या आश्चर्य। नरसी की ढाणी, मर जाए थारी नानी। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली भी पिछले 50 वर्षों से इस गांव को ये गीत देती जा रही है। ढाणी में केवल 5 परिवार रहते हैं। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल है। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर भूमि इन्हीं की है। विभाजन से पहले इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा था। वहाँ किसी बंजारे ने एक कुआं बनवा दिया था। ये कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींचकर ले गया। अब वही उसका मालिक हो गया था। शेष परिवार उसी ढाणी की गढ़ी में बसे रहे। पानी। राजस्थान में सबसे कीमती और प्यारी वस्तु कोई है तो वह पानी है। कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों वाले क्या जाने पानी कितना कीमती होता है। वैसे पानी के अभाव वाले राजस्थान में पानी की कमी नहीं। राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती है और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो प्रसिद्ध ही है। पर बात उस पानी की है जिसे जल भी कहते हैं और जो वहाँ का जीवन है। अब इस सुनेली की बात ही लीजिए। कहते हैं जब ढाणी में बहू बनकर आई थी तब उसका रूप सोने सा चमकता था, तभी तो उसका नाम सुनेली था। पर अब तो वहाँ सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन की बजाय ताबा बन गया है। बेचारी आई तभी से 4-4, 5-5 कोस दूर कुओं से पानी लाती रही है। धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसका पानी लाना नहीं रुका। त्योहार के दिन भी नहीं, तब भी नहीं। तभी तो उठते बैठते उसके मुंह से निकलता है नरसी की ढाणी, मर जाए। इस पानी की दिक्कत की वजह से उस परिवार के जवानों को विवाह के लिए आसानी से लड़की नहीं मिलती। हाँ, उनकी लड़कियों के शादी ब्याह में कोई रुकावट नहीं। शादी के बाद कोई लड़की ढाणी की ओर पैर करके भी सोना नहीं चाहती। मर्दों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर वक्त निकाल आते हैं, भी कोटाबूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को पड़ता है। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जा बसा है, तब से सुनेली का मन ढाणी से उचट गया है। पर और लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। कहते हैं नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ हुई। बात ये हुई कि एक दिन सुनेली पानी का घड़ा लिए ढाणी की ओर आ रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उदरों ने बिल बनाया है, ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो पानी भी होगा। गांव के पास पानी की कल्पना ने ही उसे तर कर दिया। वो जल्दी जल्दी घर पहुंची। इस बार घड़ा पनहड़ी पर रखते हुए उसने ढाणी को गाली नहीं दी। वैसे उसके अभ्यस्त होठों तक गाली आई जरूर, पर उसने रोक ली। रोकी नहीं ली, कानों को हाथ भी लगाया, गोया उसे पिछली गालियों का पश्चाताप हो रहा हो। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, चलो उठाओ फावड़ा, कुआं खोदेंगे। सुनते ही दोनों हो करके हंसने लगे। एक तो दौड़कर नौहरे में पहुंचकर हंसते हुए अपने बाप से बोला, बाप जी, माँ तो पागल हो गई है। सुनते ही बूढ़ा ठाकुर सहम गया। दाढ़ी काढ़ना बंद करके बोला, क्या बकता है रे? बकता नहीं हूँ बाप जी, कह रही है कि चलो उठाओ फावड़ा, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ सा, पागल नहीं और क्या हो गई है? लड़का बोला। बूढ़े को कुछ तसल्ली हुई। बोला, चलो मैं चलता हूँ। घर पहुँचा तो देखा कि सुनेली तैयार बैठी है। पूछने पर कहने लगी, इस धरती में पानी है, ऊदरों ने बिल बनाया है, गीली मिट्टी निकाली है, अगर खोदा जाए तो पानी निकलेगा, चाहे नीचा कितना ही हो। सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, भगवान, उदरे तो सदा बिल बनाते ही हैं, ये कोई नई बात है नहीं।
पागल हुई है? घर बैठ, यहाँ पानी कहा। पर सुनेली तो कुआं खोदने पर तुली हुई थी। उस पर सचमुच कुआं खोदने का भूत सवार हो गया। बाप बेटों पर एक लानत भरी नजर फेंक फावड़ा कंधे पर रखकर चल दी खेजड़े की ओर। ठाकुर उसे रोकता ही रह गया। सूरज सिर पर आ गया तो ठाकुर ने अपने छोटे लड़के को सुनेली की खोज खबर लेने भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो दंग रह गया। खेजड़े के नीचे ताजा मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली का ऊपर उठता हुआ फावड़ा ही दिखाई देता था। उसने जाते ही माँ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो मिट्टी क्या, रेत ही था, नीचे मिट्टी नरम थी। सुनेली थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बोली, बेटा, यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग आए तो 2-4 दिन में ही कुआं खोद सकते हैं, वरना मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खोदता रह, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी पानी लेकर पहुँची तो देखा जवान हाथों ने थोड़ी देर में ही उससे दुगुना काम कर लिया है। उसके मन में एक सुखद आशा का संचार हुआ। खेजड़े के तने की पतली सी छाया में लड़का तो रोटी खाने बैठ गया। सुनेली गड्ढे में उतर गई। शाम को माम बेटे घर पहुँचे तो दोनों के चेहरे खिले हुए थे। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर वे चुप ही रहे। सुबह छोटे लड़के ने उठकर देखा तो सुनेली अपनी खाट पर नहीं थी। पनिहारी पर घड़ा भी न था। उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा सा, माँ ठीक कहती है। खेजड़े की जड़ में पानी है तभी तो वो 12 मास हरा भरा रहता है। आओ उठो, नहीं तो वो अकेली ही इस काम में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे के साथ हो लिया। वे खेजड़े के पास पहुँचे ही थे कि पानी का घड़ा लिए दूर सुनेली दंदनाती आती दिखाई दी। माँ में कितना बल है, कितना साहस है, ये सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए। पास आकर सुनेली ने देखा तो गर्व से फूल उठी। बोली, अरे 6-6 हाथ खोदे तो कुआं क्या, पाताल भी खोद डालेंगे। शाबाश मेरे बछेरो, लगे रहो। मैं तुम्हारा कलेवा लेकर अभी आई। 6 नहीं 8 कह, 8। सुनेली, मैं भी तेरे कुएं की खुदाई करूँगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़े ठाकुर ने कहा। ये देखकर सुनेली की देह में हाथी जैसा बल आ गया। बोली, अरे, जिसके 2-2 जवान बेटे हों और जिसका धनी भी बुढ़ापे में ऐसा पौरुष दिखाए, उसकी ताकत का तो ठिकाना ही क्या। फिर ठुनकती सी बोली, धन मेरे भाग। मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी म्हारे सुसराजी खुदाया कुआ बावड़ी जी। और वह तेजी से घर की ओर बढ़ गई। पानी भरा घड़ा उसे फूल सा लग रहा था। चारों दोपहर तक कुआं खोदते रहे, परंतु विधाता उनकी परीक्षा लेनी चाहता था। शाम को आंधी आई, गड्ढा रेत से काफी अंट गया। लड़कों के चेहरे उतर गए। ढाणी वालों ने मजाक उड़ाया सो अलग, पर सुनेली पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में आराम करो, रात की चांदनी में कुआं खोदो। मैं मिट्टी को दूर फेंकती रहूंगी। कहा न, नाक की ओट में परमात्मा छिपा है। सुनेली की तरकीब काम कर गई। एकाध बार आंधी आई भी तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। अब सुबह शाम ढाणी के और लोग भी वहां आने लगे। सफलता समीप देखकर उन्हें भी जोश आ गया। फिर क्या था, छोटे बड़े सब लोग काम में जुट गए। गड्ढा गहरा हुआ तो उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे खुदी मिट्टी आनन फानन में ऊपर आ जाती। बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े की जड़ में सिंदूर पोत दिया गया। सुनेली वहां शाम को दिया भी जलाकर रखाती। पता नहीं, अज्ञात शक्ति की कृपा का फल या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन खुदाई में गीली मिट्टी निकल आई। ढाणी के लोगों के हर्ष का ठिकाना न रहा। सुनेली ने बड़े बूढ़ों के पावों में धोख दी। सारी ढाणी पर बताशे बांटे। बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी वो नहीं भूली। उन्हें अपने पुरखों की ढाणी में कुआं बनने का समाचार पाकर बड़ी खुशी हुई।
कुएं में पानी मीठा निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ गया। सुनेली का मन हुआ कि वो पानी में कूदकर मछली की तरह तैरे। बड़े बूढ़ों की परवाह न कर वह चिल्ला उठी, बोलो, नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक बूढ़े ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेली की बोलनी चाहिए। बस फिर क्या था, सुनेली की जय जयकार से वो छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेली बोली, बाप जी, एक आदमी की क्या ताकत, ये तो सबकी ताकत का फल है। हम अकेले क्या कर लेते? बूढ़ा बोला, बीन दनीसा, ये आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उदरे कब्बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी को सूझा ही नहीं कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। जब मैंने वह कुआं देखा तो वह पक्का बन गया था। कहते हैं कि अथाह पानी है, लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। कुएं का पानी बहुत मीठा है, शायद परिश्रम से अमृत ही प्राप्त होता है।